मॉर्निंग वंस अगेन। ये है हिस्ट्री का एमसीक्यू डे 2, यानी कि पहला एमसीक्यू किया जा चुका है, उसे आप जरूर देख लें। इस एमसीक्यू में 1857 का महान विद्रोह, भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में श्रम संघ आंदोलन की चर्चा करेंगे। देखिए, एक यहाँ पर बात आपसे करनी है कि वीडियो थोड़ा लंबा है और होगा भी, क्योंकि यहाँ आंसर के साथ साथ ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। अगर आपके पास समय कम है और बुक कवर नहीं कर सकते हैं एवं एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो ये एमसीक्यू को साथ साथ कवर करते चलें। जितना करवाया जा रहा है, अगर समय रहते उतना आप कवर कर लेते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। चलिए, तो पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को माना जाता है। डलहौजी की हड़प नीति का मुख्यतः अर्थ क्या है? यहाँ पर है ऑप्शन: राजा को युद्ध में हराकर उसके राज्य पर कब्जा कर लेना, यदि कोई राजा निस्संतान मर जाता है तो उसकी रियासत को कंपनी के अधीन में ले लिया जाता था एवं देशी नरेशों को गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। जो जमींदार समय पर कर जमा नहीं कर सकते थे, उनकी जमींदारी को अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता था। फिर है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर है कि ऑप्शन बी को सही माना गया है, मुख्य। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य रूप से एक्सप्लेनेशन में कवर किया गया है, इस नीति का सहारा लेकर लॉर्ड डलहौजी ने एक के बाद एक करके, जैसे सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, संबलपुर और जैतपुर की रियासतें हड़प ली। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये नाम दिया गया है। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित कारणों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी को दिया गया है, ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम धर्म का गुणगान करना, जो कि गलत है। बाकी बात, डलहौजी की गोद निषेध प्रथा का या हड़प नीति, ये तो था ही। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण वाली नीति, वो तो शुरू से था। सैनिक असंतोष, ये भी एक मुख्य कारण था, लेकिन सी वाला ऑप्शन गलत है। चर्चा करते हैं। 1857 का विद्रोह का एक प्रमुख कारण धार्मिक कारण भी था। सन 1813 ईस्वी से पूर्व ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1813 ईस्वी में कंपनी के आदेश पत्र द्वारा उन्हें भारत आने का अवसर मिला। पूछ देगा कि ये जो आदेश पत्र जारी हुआ था वो कब हुआ था? तो उत्तर होगा 1813 ईसाई के संदर्भ में। भारत आने के बाद ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू एवं मुस्लिम धर्म की निंदा किया। इसके साथ साथ भारतीयों को ईसाई बनाने की मुहिम चला दी। स्कूलों, अस्पतालों एवं जेलों को ईसाई धर्म के प्रचार का माध्यम बनाया गया था। साथ ही धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता दी गई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न है, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक किसने लिखी? उत्तर होगा सर सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह की संबंधित प्रमुख पुस्तकें का लेखक यहाँ दिया गया है। टी.आर. होम्स ने हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी लिखी। H.N. सेन ने 1857 लिखी हिंदी में। सर सैयद अहमद खान ने द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट लिखा। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवोल्ट लिखा। तो इसे आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो उत्तर है सैनिक असंतोष। सैनिक असंतोष में ही आ जाएगा चर्बी वाली कारतूस का मामला, है ना। साथ ही साथ भारतीय सैनिकों को निम्न श्रेणी को समझते थे। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत में सैनिकों में असंतोष के कारण थे। सेना में ईसाई धर्म प्रचार, अंग्रेज अफसरों का पक्षपातपूर्ण रवैया, फिर है सिपाहियों को धर्म चिन्हों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध। तो इसमें से सभी उत्तर सही है। प्रश्न है, 1857 की महान क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें व कूट से चुनकर सही उत्तर दें। पहला है कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध 29 मार्च 1857 को आवाज उठाई। फिर है 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। तो यहाँ पर सत्य कथन ये दोनों सही है।
एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई। यहाँ पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अपने सार्जेंट मेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया एवं 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। उसे दी गई फांसी की सजा की खबर सुनकर पूरे देश में क्रांति का माहौल स्थापित हो गया। तो यहाँ पर कई फैक्ट्स हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को याद रखना है ना। फिर 29 मार्च 1857 जिस दिन ये इन्होंने अपने सार्जेंट को गोली मारा है, इसे याद रखना है। फिर 8 अप्रैल जिस दिन मंगल पांडे को फांसी दी गई, इसे याद रखना है। तारीख, अक्सर तारीख पूछा जा रहा है आजकल के एग्जामिनेशन में। प्रश्न है कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया एवं अगले दिन वे दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू किया। उस समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? इसका उत्तर होगा साइमन फ्रेजर। निम्न में से कौन एक 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण नहीं था? यहाँ पर दिया गया है सहायक संधि प्रणाली, गोद निषेध प्रथा, अवध के साथ विश्वासघात, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ भेदभाव। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है। बाकी बात ये सभी राजनीतिक कारण है 1857 के विद्रोह का। अगला प्रश्न है, सन 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले नव सैनिकों को सेवा हेतु कहीं भी भेजने हेतु कौन सा नया अधिनियम बनाया था? तो इसका उत्तर होगा सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, इसकी चर्चा करते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले नव सैनिकों की सेवा हेतु कहीं भी भेजने हेतु सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 बनाया। ब्राह्मण समुद्र यात्रा को धर्म एवं जाति के विरुद्ध मानते थे, अतः भारतीय सैनिक समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। इसी कारण से ये नियम बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कोई भी समझदार व्यक्ति यह देख सकता था कि सुरंग तैयार थी और गाड़ी भी तैयार थी तथा कोई भी संभावना बहुल सरलता से उसमें चिंगारी लगा सकती थी। चर्बी लगे कारतूस की कहानी ने यह चिंगारी सुलगा दी और उससे जो धमाका हुआ उसने भारत में अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिला दी। यह कथन 1857 ईस्वी के विद्रोह के संबंध में किस इतिहासकार ने कही? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, R.C. मजूमदार ने यह कथन कही थी। तो यहाँ पर चिंगारी वाली बात को याद रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं पॉज करके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह की नींव तैयार करने वाले निम्नलिखित कारकों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर दिया गया है मद्रास के किसानों पर भारी करारूपन। बाकी ये सभी सही था। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ईसाई धर्म को स्वीकार करने का दबाव, है ना, लेकिन ये नहीं था। इसकी चर्चा करते हैं ये क्यों नहीं है। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उनके पति का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लेस विलय की नीति के तहत उनके राज्य को छीन लिया गया। फिर कहता है कि विद्रोह की हर लहर सिर्फ बड़े क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं थी। बंगाल की सभी सैनिक छावनियों और बंबई की भी कुछ छावनियों को इसके लपेटे में ले लिया। सिर्फ मद्रास अछूता रहा था। वहाँ सैनिक अपने अंग्रेज अफसरों के प्रति निष्ठावान बने रहे। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1857 के विद्रोह की शुरुआत दिल्ली से हुई। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। फिर है उपर्युक्त में कौन से कथन असत्य हैं? तो यहाँ पर कहता है एक कथन असत्य है। अब देखते हैं क्यों वो असत्य है। 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई। तत्कालीन कारण नई एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग था। कुछ छावनियों में मिशनरियों की, ईसाइयों की धर्म प्रचार की छूट थी। इसी कारण सिपाहियों की धार्मिक भावना को इससे ठेस पहुंची। तो यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ, है ना, यहीं से पहली लड़ाई की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, जो कि ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। दिल्ली से हुई थी, ये गलत ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो उपर्युक्त सभी इन सभी का नाम 1857 के विद्रोह से नहीं है। जो दिल्ली से 1857 में जो विद्रोह के मुख्य जो नेता थे वो थे बहादुर शाह, जफर और बख्त खां। इसके जो दमनकर्ता थे निकोलस हडसन, फिर थे कानपुर, यहाँ से नाना साहब तात्या टोपे थे। इसे कैंपबेल ने इसे दबाया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, इसके विद्रोह को ह्यूरोज ने दबाया। फिर है जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, इनके सम्मुख विलियम टेलर और विंसेंट आयर आ गए थे। इस पर प्रश्न के दमनकर्ता का नाम तो दिया गया है, लेकिन विद्रोह के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। 10 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। फिर है कि 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई तथा नाना साहब ने कमान संभाला। फिर आता है 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत की। फिर है कि 4 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। कथन है कि इन शासकों एवं सरदारों ने तरंगरोधकों का कार्य किया, अन्यथा इसने हमें एक झोंकों में ही बहा दिया होता। 1857 के विद्रोह में असफल होने पर किस अंग्रेज व्यक्ति ने यह टिप्पणी की थी? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या था? तो भारत के उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। जेम्स आउटरम एवं टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया। पूछ दे क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कौन बताया? तो जेम्स आउटरम एवं टेलर ने। फिर है कि टी.आर. होम्स ने विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता का बीच युद्ध बर्बर एवं सभ्यता का बीच का युद्ध बताया। किसने बताया? तो टी.आर. होम्स। डिजरेली ने विद्रोह को राष्ट्रीय संघर्ष कहा। प्रश्न है, 1857 की क्रांति के निम्न परिणामों में से कौन से परिणाम भारतीयों के लिए एक सकारात्मक एवं ऊर्जा देने वाले नहीं रहे? तो इसका उत्तर दिया गया है अंग्रेजों की देशी राजाओं से मित्रता को बढ़ाना। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राजाओं से मित्रता को बढ़ावा दिया, यह भारतीयों के लिए नकारात्मक परिणाम रहा। प्रश्न है, 1857 की क्रांति के परिणामों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया तथा ब्रिटिश क्राउन को भारत का सम्राट माना जा गया। दूसरा है कि ब्रिटिश विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत में धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाया। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। 1857 के विद्रोह के मुख्य परिणाम इस प्रकार रहे। तो कौन कौन से फैक्ट यहाँ पर बन रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारत ने भारत के सामंती तत्वों जैसे राजा, जमींदार, राजवाड़ों के प्रति अपनी नीति में बदलाव किया। इन्हें नाराज करने की जगह इन्हें सहयोगी बनाने पर जोर दिया। एक तो ये फैक्ट है। दूसरा है कि इस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि सैन्य संगठन में भी बदलाव किया गया। यूरोपियन एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 किया गया। साथ ही उच्च वर्ग के हिंदुओं की सेना में भर्ती को बंद किया गया। इसके अलावा तोपखाने की व्यवस्था यूरोपीय लोगों के हाथ में कर दी गई। अंत में इस विद्रोह ने यूरोपियन एवं भारतीय समुदायों के बीच अविश्वास, घृणा एवं शत्रुता को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार से था 1857 के बाद की स्थिति। प्रश्न है, 1857 की क्रांति के परिणामों पर विचार करें। भारत सचिव के साथ 10 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। सैन्य पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कहता है कि 2 और 3 सही है ना। पील आयोग को सही माना गया। भारतीय सैनिकों का तुलनात्मक यहाँ पे यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया। फिर है कि लेकिन भारत सचिव के साथ 10 भारतीय परिषदों की स्थापना की गई, ये कथन गलत है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित परिणाम हैं। भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया है ना, तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। दूसरा है कि भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। भारत सचिव के साथ 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई।
ना कि 10 सदस्यीय। और इसके अलावा है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल था, जिसका सांकेतिक अर्थ क्या था? तो इसका उत्तर होगा अंग्रेजों को भगाने के लिए हमें भारतीयों को रोटी की सुरक्षित होगी, तभी हमारा देश कमल की तरह खिल उठेगा। इसका उत्तर सी को माना गया है। प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका बेजाबाई ने गद्दारी की थी। दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र दामोदर राय था। तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार उनका वफादार नौकर रामचंद्र राव देशमुख ने किया था। तो सत्य कथन क्या है? तो ये सभी सही हैं। पूछते कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। 1842 ईस्वी में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था। 1853 में उनके पति गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी अपने राज्य हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा करना चाहता था। प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। तात्या टोपे ने अपने सैनिकों के साथ अप्रैल 1859 तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी थी। फिर है तात्या टोपे जब ग्वालियर के पास शिवपुरी के जंगल में सो रहे थे, तभी नरवर के राजा मानसिंह ने उसे धोखे में पकड़वा दिया था। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सत्य हैं। तात्या टोपे का जन्म पूछते कब हुआ था? तो 1814 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक जिले के थेवला गांव में हुआ था। इनका नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। ये भी प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना का बहादुर पूर्वक इन्होंने सामना किया। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह में नाना साहब एवं झांसी की रानी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। फिर है ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद तात्या टोपे नाना साहब के भतीजे राव साहब के साथ वहां से भाग निकले। अंततः शिवपुरी के जंगल में वो सोते हुए पकड़े गए। यहाँ ये याद रखना है जंगल का नाम। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है कि बनारस का संबंध, यहाँ पर बी को सही माना गया है। तो बनारस का संबंध यहाँ पर है लियाकत अली से, है ना। इसके नेतृत्व करता थे लियाकत अली बनारस से। फिर है संभलपुर से नेतृत्व करता थे सुरेंद्र शाही। रायपुर से नेतृत्व करता थे नारायण सिंह। और मंदसौर से नेतृत्व करता थे फिरोज शाह। यहाँ पे उसी चीज को दिया गया है कि कानपुर से थे नाना साहब, सुल्तानपुर से थे शाहिद हसन, लखनऊ से थे बेगम हजरत महल, ग्वालियर से तात्या टोपे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से खान बहादुर खान। ये सभी 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता एवं उसके क्षेत्रों का नाम दिया गया है। साथ ही साथ गोरखपुर से गजाधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह, असम से मनीराम देवन, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बैरकपुर से मंगल पांडे। इसे भी याद रखना है। प्रश्न है कि सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। विनायक दामोदर सावरकर ने क्या कहा था? 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने की देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। फिर है एस एस सेन ने 1857 के विद्रोह का
आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह ही था, किंतु बाद में राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से 1857 के विद्रोह को विभिन्न लोगों ने अपने अपने अनुसार वक्तव्य दिया था। प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही हैं। पहला है कि ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की। दूसरा है, ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। तीसरा है, यह अधिनियम देश में प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहानुभूति वाले निरंकुश सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को अधिशासित किया। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमें चूज करना है। तो इसका उत्तर हमें बताया गया है कि ऑप्शन सी सही उत्तर सभी है। यह नियम 1857 के सैनिक विद्रोह के कारण लाया गया था। इस अधिनियम की मुख्य बातें थी, भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज को दे दिया गया। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाए। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दी गई और दोहरी व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई। साथ ही साथ भारत में सचिव पद का निर्माण किया गया। लॉर्ड स्टैनली भारत का सचिव बना। तो यहाँ पे हमें लॉर्ड स्टैनली को याद रखना है, ये भारत का प्रथम सचिव बना था। इसके अलावा है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। साथ ही साथ भारत में प्रशासन नियंत्रण एवं परिवर्तन सीमित है। निम्न में से बेमेल का चयन करें। तो यहाँ पर बेमेल बताया गया है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी के लेखक चार्ल्स बाल, जो कि गलत है। बाकी बात रिवेलियन 1857 जिसके लेखक थे पूरन चंद्र जोशी। द सिपाही म्यूटनी ऑफ रिवोल्ट 1857 इसके लेखक थे आर.सी. मजुमदार। फिर है थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटनी, तो इसके लेखक थे शशि भूषण चौधरी। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटनी शशि भूषण चौधरी, ये सही बताया गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी टी.आर. होम्स, है ना। यहाँ दिया गया था चार्लन बाल, जो कि गलत है। उत्तर है टी.आर. होम्स, इसे याद रखना है। एक और यहाँ पे है सिपाही म्यूटनी 1857 ए सोशल स्टडी एंड एनालिसिस, इसके लेखक थे हरप्रसाद चट्टोपाध्याय, है ना। यहाँ पे देखिए द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 ये अलग है, इसके लेखक है आर.सी. मजुमदार। जबकि सिपाही म्यूटनी 1857 ए सोशल स्टडी ऑफ एनालिसिस, इसके लेखक है हरप्रसाद चट्टोपाध्याय। तो इस प्रकार से ऑप्शन में कन्फ्यूजन का कारण बनता है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें एवं कूट से चुनकर उत्तर दें। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसे देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है बी को सही माना गया है। बी को सही माना गया है, इसका अर्थ है 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह था। ये कथन कहा था जॉन ब्रूस मार्टिन ने। फिर है कि 1857 का विद्रोह संचेतन संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कहा गया था डिजरोली के द्वारा। तीसरा है 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नहीं धार्मिक युद्ध था। तो धार्मिक युद्ध के बारे में बोला गया था विलियम हावर्ड रसेल ने, ये इतिहासकार थे सभी। फिर है कि वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था, ये कहा गया था जेड रॉबर्ट्स के द्वारा। इसके अलावा भी कुछ भारतीयों का भी नाम आता है, जैसे सैयद अतहर अब्बास रिजवी, इन्होंने 1857 की क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास कहा। फिर है सर जॉन लॉरेंस, इन्होंने 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पात थी, है ना। तो इसे भी याद रखना है, क्योंकि आजकल समाचारों में ये अक्सर मुद्दा बना रहता है। क्वेश्चन सेटर का क्या मन हो कि कहीं से भी क्वेश्चन दे दे। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह भारतीयों के लिए सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रहे। इस विद्रोह के प्रभावों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो कौन सा प्रभाव भारतीयों के लिए सकारात्मक नहीं रहे? तो इसमें से केवल 4 को माना गया है कि राष्ट्रीय भावना में कमी, है ना। 1857 का विद्रोह का सकारात्मक और नकारात्मक चर्चा जब करते हैं तो आत्मबल में वृद्धि हुई, राजनीतिक जागृति मिली,
व्यापार संगठन की प्रेरणा मिली, साथ ही साथ राष्ट्रीय भावना भी बढ़ी थी, ना कि कम हुई थी। 1957 के विद्रोह हेतु मुख्यतः भारतीय सेना ही उत्तरदायी थी, अतः इसका पूर्णतः पुनर्गठन किया गया। सेना के पुनर्गठन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। बम्बई प्रेसिडेंसी में यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:3 कर दिया गया। सेना और तोपखाने में उच्च पद वाले केवल यूरोपीय ही आरक्षित कर दिए गए। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। इसके अलावा कंपनी और यूरोपीय सेना को हटाकर ब्रिटिश सरकार ने अपनी सेना की तैनाती की। तो इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें से ऑप्शन सी को सही माना गया है। 1, 2, 3 है ना। 1 को सही माना गया, 2 को सही माना गया और 3 को सही माना गया। केवल ब्रिटिश सैनिक तैनात किया गया, ये गलत है। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कंपनी को यूरोपीय सेना से हटाया नहीं गया, बल्कि कंपनी की यूरोपीय सेना ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। अनुपात 1:2 कर दिया गया और मद्रास तथा बम्बई में यह 1:3 कर दिया गया। भारत में यूरोपीय की संख्या में वृद्धि की गई। 1857 ईस्वी से पूर्व भारत में 40,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसे बढ़ाकर 65,000 कर दी गई। वहीं भारतीय सेना की संख्या में कटौती की गई। तो इस प्रकार से था। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सती प्रथा उन्मूलन नियम सर्वप्रथम बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की। तो उपर्युक्त में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका उत्तर माना गया है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब क्यों कोई नहीं है, इसकी चर्चा हम लोग देखते हैं। देखिए, 1829 में ब्रिटिश सरकार ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून पास करके इसके 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाने पर रोक लगा दिया। तो पूछ दे कौन सा नियम था? तो 17वां नियम था। दे देगा 19वां नियम, 21वां नियम, 17वां नियम, 15वां नियम, है ना। तो वो 17वां नियम था। कब? 1829। फिर है, सबसे पहले यह नियम बंगाल में लागू किया गया था। वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था बम्बई, है ना, बम्बई प्रेसिडेंसी, जो कि गलत था। बम्बई प्रेसिडेंसी नहीं, बंगाल में लागू किया गया था। फिर 1830 में यह मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। इसके अलावा कहता है, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की, है ना। ऑप्शन में दिया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम, जो कि गलत है। एसोसिएशन स्थापित किया था विष्णु शास्त्री पंडित ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का दूसरा सुधार आंदोलन था। एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया। इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? तो 2, 3, 4 है ना। 2, 3 और 4 को सही माना गया है। एक में कहा गया है इन्होंने ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का दूसरा सुधारक आंदोलन था, जो कि गलत है। देखते हैं क्यों गलत है। राजा राम मोहन राय को प्रायः भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। 1815 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1815 में। फिर है, एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट किया कि वे सभी धर्मों की मौलिक समानता में विश्वास रखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया था कि दूसरा सुधार आंदोलन, नहीं, पहला सुधार आंदोलन हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रह्म समाज के योगदानों में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर है, नए धर्म की स्थापना करना एक मुख्य उद्देश्य था, है ना। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अप्रैल 1828 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। पूछ देगा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुआ था।
इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की, है ना। 1815 में हुआ था आत्मीय सभा की स्थापना। फिर है इन्होंने 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर के सहायता से कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। की प्रमुख कृतियां हैं तुहफतुल मुवाहिदीन, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट एवं प्रिसेस्ट ऑफ जीसस। इनकी रचना यानी कि इन्होंने ये किताबें लिखी थी। फिर है कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि प्रदान की थी। ब्रह्म समाज में प्रथम फूट जो है वो कब हुआ था, तो 1865 ईस्वी में, एवं दूसरा फूट हुआ था 1878 ईस्वी में। ये जो सभा बनाई गई थी, ये सभा के विचारधारा फिर आगे चल करके अलग अलग विचारधारा में बंट गए। समाज के योगदान को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना, बहु पत्नी एवं सती प्रथा का विरोध, नैतिकता पर बल देना, कर्म फल पर विश्वास करना, छुआछूत, अंधविश्वास, जाति भेदभाव का विरोध, है ना। तो ये सभी थे ब्रह्म समाज के योगदान, इसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर कोड दिया गया है जिसमें से सही उत्तर सी को माना गया है। धर्म सभा का संबंध बताया गया है राजा राधाकांत देव से। आदि ब्रह्म समाज का संबंध था देवेंद्रनाथ टैगोर से। ब्रह्म समाज का संबंध था राजा राममोहन राय से। और सत्यार्थ प्रकाश का संबंध दयानंद सरस्वती से। चर्चा करते हैं। राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किया, है ना। ये किसके खिलाफ थे, तो ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के खिलाफ धर्म सभा। फिर है आचार्य केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो जाने के कारण 1865 में सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया। 1866 में सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया एवं देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। फिर है ब्रह्म सभा। अगस्त 1828 में राजा राममोहन, जो कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि राजा राममोहन ने ब्रह्म समाज का गठन किया, जिसे बाद में नाम परिवर्तन कर ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। पहले जो हुआ था वो ब्रह्म सभा था, बाद में इसे ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना दयानंद के विचार एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ है। प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें गलत कथन को चूज करना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऑप्शन सी को गलत माना गया है। क्यों? क्योंकि लिखा गया है कि विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन नहीं किया था, जो कि गलत है। इन्हीं के प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम लाया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। बाकी बात जो देखिए, इनके लेखन ने बंगाली भाषा के विकास में योगदान दिया। संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। ये सभी कथन सही है। साथ ही साथ इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया था, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे नहीं लिखा गया है, इस कारण से ये ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन में देखें तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। उस समय हिंदू समाज में विधवा की स्थिति बहुत शोचनीय थी। इन्हीं की प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार हुआ तथा विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। इन्होंने बांग्ला भाषा के गद्य को सरल और आधुनिक बनाया, है ना। फिर है बांग्ला लिपि को भी सरल बनाया और तर्कसंगत बनाया। स्त्री शिक्षा के समर्थक श्री बैनथ्यून की सहायता से गर्ल्स स्कूल की स्थापना इन्होंने करवाया। फिर लगभग 35 गर्ल्स स्कूल इन्होंने खुलवाए। सुधारक के रूप में इन्हें राजा राममोहन राय का उत्तराधिकारी समझा जाता था। ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। सुधारक के रूप में इन्हें किसका उत्तराधिकारी समझा जाता था, तो राजा राममोहन राय का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के सकारात्मक योगदान में निम्न में से किसी शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से उत्तर दिया गया है जिसे शामिल नहीं किया जा सकता है, यह पुरोहित के एकाधिकार को चुनौती नहीं दे सका। देखते हैं क्यों। क्योंकि भारत में सामाजिक सुधार धार्मिक सुधार आंदोलन में पुरोहितों को एकाधिकार को कड़ी चुनौती दी। इन सब के अलावे इसने मध्य वर्ग में नए समझ एवं चेतना जागृत की तथा उनके उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लोगों की शक्ति एवं आंदोलन करने की प्रवृत्ति को एक नया स्वरूप दिया, जो औपनिवेशिक शासन के तले बिल्कुल असहाय होकर रह गई थी। इस आंदोलन ने लोगों में सामाजिक भेदभाव एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने की चेतना जागृत की। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के नकारात्मक प्रभाव पर विचार करें। तो सुधार आंदोलन में संस्कृति के कुछ चुनिंदा पहलुओं को ज़्यादा महत्व दिए जाने से संस्कृत के अन्य क्षेत्रों जैसे स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि उपेक्षित हो गए। दूसरा है, धार्मिक सुधारकों ने सांप्रदायिक सौहार्द एवं आपसी भाईचारा का बढ़ावा दिया। तो कौन से कथन सत्य हैं? तो एक को सही माना गया। सुधार आंदोलन में संस्कृति के कुछ चुनिंदा पहलुओं को ज़्यादा महत्व दिए गए और अन्य क्षेत्रों में इनकी उपेक्षा की गई। अब जहाँ तक धार्मिक सौहार्द और भाईचारा की बात है, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि भारत में धर्म एवं समाज सुधार के संबंध में नकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में केवल एक कथन सत्य है। धार्मिक सुधारकों द्वारा केवल अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयास से सांप्रदायिक सौहार्द को धक्का लगा तथा लोगों का आपसी भाईचारा कम हुआ। फिर आता है कि सिर्फ हिंदू समाज सुधारक अपनी विचारधारा में प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति में ही संकुचित होकर रह गए तथा उन्होंने मध्यकालीन इतिहास को बिल्कुल भुला दिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। प्रश्न है कि भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के उद्भव के विविध कारणों में कौन एक सही नहीं है। पहला है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता में कमी। दूसरा है, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन। तीसरा है, प्रेस का विकास। चौथा है, भारतीय देशी ज्ञान का विकास। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय राजनीतिक एकता में कमी। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में पश्चिम के वैज्ञानिक ज्ञान, बुद्धिवाद एवं मानवतावाद के सिद्धांतों का भारतीय जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारतीयों के साथ साथ कतिपय यूरोपीय विद्वानों जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर इत्यादि ने भी इन आंदोलनों को सहयोग प्रदान किया। इसके साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ साथ आर्थिक विपन्नता के साथ ही सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, भेदभाव सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के मुख्य कारण थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थानों एवं उनके संस्थापकों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सी को माना गया है कि बांग्ला ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, जो कि गलत है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। फिर है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1842 ईस्वी में ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे। केशव चंद्र सेन ने 1858 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड के राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर ये अक्सर पूछा जाता है कि राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो 1833 में ब्रिस्टल में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रार्थना समाज से संबंधित है। तो इसमें से ऑप्शन बी को माना गया है सही, 2 और 3 को। इसकी स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन की मदद से की गई। साथ ही प्रार्थना समाज की पूर्ववर्ती प्रधान सभा थी। बाकी बात आत्माराम पांडुरंग ने कलकत्ता में इस संगठन की स्थापना की, जिसे गलत माना गया है। साथ ही समाज हिंदू रूढ़िवादिता से टकराव पर निर्भर था, ये भी गलत माना गया है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को बॉम्बे में प्रार्थना समाज स्थापित करने में मदद की। महादेव गोविंद रानडे 1824-1901 1870 में समाज में शामिल हुए और समाज द्वारा किया गया अधिकांश काम और लोकप्रियता उनके प्रयासों के कारण थी। उनके प्रयासों से समाज को अखिल भारतीय
स्वरूप प्राप्त हुआ। समाज के अन्य नेता आरजी भंडारकर, एनजी चंद्रवाकर थे। प्रार्थना सभा महाराष्ट्र के भक्ति पंथ से जुड़ी हुई थी, है ना, ये भी याद रखना है। प्रार्थना समाज जो था वो किससे जुड़ी हुई थी, तो भक्ति पंथ से। समाज शिक्षा और अनुनयन पर निर्भर था, ना कि हिंदू रूढ़िवादिता के टकराव पर। प्रश्न है, एमजी रानाडे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य थे। वह वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के संपादक थे। उन्होंने कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले को प्रभावित किया। उन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में किताबें लिखी और दादा भाई नेरोजी ने ड्रेन थ्योरी में विश्वास करते थे। उपर्युक्त में कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर कहा गया है कि बी सही है, 1, 3 और 4। वह प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, ये सही माना गया है। उन्होंने कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले को प्रभावित किया, ये भी सही है। चौथा है, उन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में किताबें लिखी और दादा भाई निरोजी के ड्रेन थ्योरी में वो विश्वास करते थे, ये भी बात सही है। लेकिन वह वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के संपादक नहीं थे। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। पहला कथन सही है, एमजी रानाडे प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य थे। प्रचलित सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की वो वकालत करते थे। दूसरा कथन गलत है, दादा भाई नेरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया था, ये याद रखना है, वॉइस ऑफ इंडिया के लेखक। तीसरा है, यह कथन सही है, उन्होंने कई कांग्रेस नेताओं को प्रभावित किया, जिनमें से सबसे प्रमुख थे गोपाल कृष्ण गोखले। चौथा कथन सही है, इन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में किताबें लिखी और दादा भाई नेरोजी के ड्रेन थ्योरी में वो विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज प्रारंभ में ही उग्रवादी संप्रदाय था, इसका मुख्य स्रोत तीव्र राष्ट्रीयता था। यह कथन किस प्रसिद्ध इतिहासकार का है? तो ये है डॉक्टर आरसी मजूमदार। आर्य समाज को उग्रवादी संप्रदाय के रूप में ये प्रस्तुत किया। देखते हैं, डॉक्टर आर्य समाज के संबंध में उपयुक्त कथन प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर आरसी मजूमदार ने कहा, आर्य समाज के प्रणेता स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, है ना। सर्वप्रथम पूछ दे स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो दयानंद सरस्वती होगा। एवं स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का करना सिखाया। आर्य समाज ने 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक यानी कि डीएवी जो अभी स्कूल है उसकी स्थापना इन्होंने की थी। फिर है 1902 में सदानंद जी ने हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इनका मूल नाम था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था, ये याद रखना है। कब स्थापना हुई थी, तो 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इन्होंने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुए हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म के लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। तो ये सभी जुड़ा हुआ था आर्य समाज से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आए आर्य समाज के विषय से नहीं है? पहला है, व्यापारिक जातियों के बीच इसका बहुत मजबूत आधार था। इसने शुद्धि व सामूहिक शुद्धिकरण की शुरुआत की। आर्य समाज में मध्य मार्गीय का नेतृत्व हंसराज और लाजपत राय ने किया। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना किया। फिर है, ब्रह्म समाज की तुलना में आर्य समाज के सदस्य कम थे। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। इसमें बताया गया है 1, 2 और 3, ये 3 सही थे, चौथा गलत है ना। इसके सदस्यों के बारे में जो बताया गया वो गलत है। चर्चा करते हैं। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। पूछ देगा आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई कि कलकत्ता में, तो उत्तर होगा बम्बई। फिर 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर स्थापित किया गया। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेदभाव, बाल विवाह का विरोध तथा कुछ शर्तों के साथ विधवा पुनर्विवाह की अनुमति व अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया।
आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। पूछ देगा शुद्धि आंदोलन किस समाज ने चलाया, तो आर्य समाज। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था, है ना, इसे भी ध्यान रखना है। इसका मानना था भारत भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा आंदोलन चलाया, ये भी याद रखना है। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इनके सहयोगी थे लाला हंसराज, जो 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर तथा स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 ईस्वी में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में खोला था। डीएवी की स्थापना इन्हीं लोगों के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में आर्य समाज के सामाजिक आधार के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? पहला है, यह मुख्यतः पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। दूसरा है, इसमें मुख्यतः व्यापारी जातियां समाविष्ट थी। तीसरा है, यह ब्राह्मण समाज की तुलना में बहुत अधिक सीमित था। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर है 1 और 2, है ना। तीसरा को गलत माना गया है। ये सीमित नहीं थी, ये विस्तृत थी। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, इसे आप पॉज करके देख सकते हैं। दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के बारे में उनके दृष्टिकोण में एक वर्गहीन और जाति विहीन समाज शामिल था। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलती है। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। फिर है, दयानंद माया में पलायनवादी हिंदू विश्वास में दृढ़ता से विश्वास करते थे। नीचे दिए गए कोट से सही विकल्प को यहाँ पर हमें चयन करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का जनक, ये गलत है। दयानंद ने माया में पलायनवादी हिंदू विश्वास में दृढ़ता से विश्वास करते थे, ये भी गलत उन्होंने माना गया है। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, पहला कथन, यह कथन सही है। आर्य समाज आंदोलन स्वरूप में भले ही पुनरुत्थानवादी हो, लेकिन पश्चिमी प्रभावों का प्रतिक्रिया का परिणाम था। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती या मूल शंकर का जन्म गुजरात के पुराने मौरवी राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे वर्गहीन और जाति विहीन समाज के समर्थक थे। दूसरा कथन है, दयानंद के विचार उनके प्रसिद्ध कार्य सत्यार्थ प्रकाश द ट्रू एक्सपोजिशन में प्रकाशित हुए हैं। तीसरा कथन, यह कथन गलत है। राजा राम मोहन राय को अक्सर भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। चौथा कथन, यह कथन गलत है। दयानंद ने सभी भौतिक अस्तित्व में चल रहे विषय के रूप में माया यानी कि भ्रम में पलायनवादी हिंदू विश्वास की कड़ी आलोचना की। भगवान के साथ मिलन की तलाश के लिए इस बुरी दुनिया को बचकर मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए संघर्ष के रूप में मानव जीवन का लक्ष्य बताया। इसलिए हम सभी को संघर्षशील भी होना है। प्रश्न है, सही कथन को चुनें। रामकृष्ण मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आपदाओं के समय राहत जैसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल था। रामकृष्ण ने परमानंद प्रथाओं के माध्यम से भगवान के साथ आध्यात्मिक मिलन पर जोर दिया। रामकृष्ण ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। तो यहाँ पर कहा गया है, बी को सही माना है। बी में कहता है कि 1 और 2 सही है। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरोध के बारे में, ये गलत ऑप्शन है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को, कि पहला कथन सही है। रामकृष्ण मिशन जो खुद को धार्मिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रखता था, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आपदाओं के समय जैसे सामाजिक कार्यों के प्रति वो सक्रिय रहे। दूसरा कथन भी सही है कि कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर के एक साधारण पुजारी रामकृष्ण ने भजन गाने जैसी परमानंद प्रथाओं के माध्यम से भगवान के साथ आध्यात्मिक मिलन पर उन्होंने जोर दिया। वे पवित्र देवी काली माँ के प्रबल उपासक थे। उन्होंने घोषणा की कि दिव्य माँ की अभिव्यक्तियाँ अनंत थी। उनके विचार में सभी धर्मों में सार्वभौमिक तत्व शामिल हैं, जिनका यदि अभ्यास किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा, जीव ही शिव है, सभी जीवित प्राणी भगवान हैं। मनुष्य की सेवा को ईश्वर का समान मानना चाहिए।
तीसरा कथन को गलत कहा गया है। 1886 में उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने खुद को एक धार्मिक समुदाय के रूप में संगठित किया और उनके जीवन और शिक्षण को भारत और विदेश में प्रचार करने का कार्य किया। इस कार्य के पीछे मुख्य व्यक्ति विवेकानंद थे, है ना। ईसाई मिशनरियों की संगठनात्मक संरचना का अनुसरण करते हुए विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, है ना। रामकृष्ण की मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो विवेकानंद के द्वारा किया गया, जो खुद को धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रखता था, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आपदाओं के समय राहत जैसे सामाजिक कार्यों का सक्रिय रूप से शामिल था। इसके अलावा चौथा कथन को जो गलत माना गया है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, है ना। इस कारण से चौथा ऑप्शन भी गलत था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, थियोसॉफिकल आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर माना गया है, सोसाइटी ने मुख्यतः ईसाई धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, जो कि गलत कथन है ना। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार नामक स्थान पर स्थापित किया गया, ये बात सही है। एनी बेसेंट जो है 1893 ईस्वी में भारत आई, ये भी बात सही है। बी को गलत माना गया है। इसकी चर्चा करते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत दो पाश्चात्य बुद्धिजीवियों, मैडम HP ब्लावेट्स्की एवं कर्नल MS ऑलकास्ट ने की। 1875 में अमेरिका में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। सर्वप्रथम स्थापना कब हुआ, कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 1875 में अमेरिका में हुआ था। किंतु 1882 में भारत में इन्होंने सोसाइटी की स्थापना मद्रास के निकट अड्यार नामक स्थान पर किया। सोसाइटी मुख्यतः हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई। 1907 में कर्नल ऑलकाट की मृत्यु के पश्चात एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष चुनी गई। पूछ देगा एनी बेसेंट कब इसकी अध्यक्ष चुनी गई? तो उत्तर होगा 1907 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ, जिसे अंग बंगला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम बेरोजरी हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे। इन्होंने आध्यात्मिक उन्नति एवं समाज सुधार के लिए एकेडेमिया एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। फिर है कि कट्टर हिंदुओं का सहयोग करने के कारण 1831 में उन्हें हिंदू कॉलेज से बाहर कर दिया। तो यहाँ पर है कि संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन को हमें पहचान करना है। तो असत्य कथन यहाँ पर डी को माना गया है। 1831 में इन्हें हिंदू कॉलेज से बाहर किया। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। ये कट्टर हिंदुओं में से मतभेद होने के कारण डेरोजियो ने 1831 में इन्हें हिंदू कॉलेज से निकाल दिया। यहाँ पर है कि सहयोग के कारण नहीं, मतभेद के कारण इन्हें निकाला था। फिर है कॉलेज के निकाले जाने के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र हिंदू कॉलेज था। 1831 ईस्वी में ही डेरोजियो की मृत्यु के कारण यह आंदोलन बिखर गया। ये ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाए थे। फिर है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजियो थे, ये पूछ देगा। फिर है डेरोजियो पेशे से प्राध्यापक यानी हिंदू कॉलेज के थे। इन्होंने 1826 से 31 के दौरान आंदोलनों का नेतृत्व किया था। इनकी मृत्यु 1831 में हुई थी। इसके साथ ही ये आंदोलन समाप्त हो गया। यह आंदोलन मुख्यतः देशी एवं बौद्धिक आंदोलन था। तो इस प्रकार से हेनरी डेरोजियो से संबंधित ये एक्सप्लेनेशन था। तो यहाँ पर लगभग हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा है। रिमेनिंग जो इस चैप्टर का MCQ है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य कमेंट को टाइप करें। लिख करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।